नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएस और भारत के बिहाफ पर इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन और राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग भगवत गीता सीरीज के आज 28वें सेशन पे हैं और आज हम चैप्टर 13 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक की यात्रा में हम 12 अध्याय पूरे कर चुके हैं 18 में से। अध्याय 1 से 6 त्वम पद का अध्याय है। त्वम पद का क्या तात्पर्य? तत् त्वम असि एक आधारभूत वेदांत का वाक्य है जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, सत्य। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। सो जो त्वम है, तुम, इंडिविजुअल, उस पर गीता का अध्याय 1 से 6 तक में विश्लेषण है। इंडिविजुअल, इसीलिए लोग बहुत आसानी से रिलेट कर पाते हैं। हमने कर्म योग पढ़ा, उस दौरान उपासना योग की भी शुरुआत देखी। जीव के बारे में बात है, आत्मा के बारे में बात है, इंडिविजुअल के बारे में बात है, कर्म योग के बारे में बात है। ये त्वम पद है, तुम, यू। अध्याय 7 से 12 तत्पद है। तत् मतलब दैट, दैट का मतलब परमात्मा, ईश्वर। सो 7 से 12 के दौरान ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही है, यूनिवर्स के बारे में। हमने राज विद्या अत्यंत गुह्य, इस पे चर्चा की चैप्टर 9 में। विभूति योग चैप्टर 10, विराट रूप चैप्टर 11, भक्ति योग चैप्टर 12। तो ओवरऑल पूरी कायनात के बारे में बात हुई इसके दौरान। तो ये हो गया तत्पद, त्वम और तत्। अब आज से शुरुआत हो रही है चैप्टर 13 से 18 की। यह है 80 पद। 80 पद का मतलब तत् त्वम असि, इन दोनों का कनेक्ट। जीव और ईश्वर एक है। जो अध्याय 1 से 6 के बीच में जीव की बात हुई, 7 से 12 में ईश्वर की बात हुई, अब बात होगी वो दोनों एक ही है, जीव ईश्वर ऐक्यम। सो अध्याय 13 से 18 80 पद है। 13वें अध्याय में 6 टॉपिक्स पे बात होगी। पहला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दूसरा ज्ञानम और ज्ञेयम, द नोअर एंड द नोन, जो जाना जाता है और जो जानता है। तीसरा प्रकृति और पुरुष। इन 6 विषयों पे चर्चा होगी। श्लोक पहले में अर्जुन अपनी जिज्ञासा रखता है कि ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, मुझे बताइए। श्लोक 2 से 7 के बीच में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझाते हैं। श्लोक 8 से 12 के बीच में ज्ञान और उससे संबंधित वैल्यूज पे चर्चा होती है। श्लोक 13 से 19 में ज्ञेय पे चर्चा होती है, ट्रुथ पे चर्चा होती है। और 20 से 24 तक पुरुष और प्रकृति पे चर्चा होती है। और 25 से 35 तक सारांश और बेनिफिट्स ऑफ ज्ञान योग है। सो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अब हम गीता का 1/3 लास्ट एस्पेक्ट, अध्यायों को हम पढ़ने जा रहे हैं और यहीं से शुरुआत होती है ज्ञान योग की। तो आप में से जिन लोगों के बुद्धि, लॉजिक, रैशनल के प्रति अत्यधिक मोहित है, उन लोगों को इसमें काफी आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि प्रभु, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? मुझे थोड़ा इसको समझाइए। फील्ड, क्षेत्र, सो क्या होता है ये फील्ड? तो भगवान दूसरे श्लोक से शुरू करते हैं। इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदम शरीरम क्षेत्रम अभिधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र का मतलब फील्ड, इंग्लिश में अगर हम कहें, जैसे खेत होता है, तो खेत में कैसे हम बीज बोते हैं, तो जो बोए हुए बीज होते हैं वो बोए हुए कर्म होते हैं। या अगर हम कर्मों के भी डिटेल में जाएं तो बोए हुई वासनाएं होती हैं जो समय आने पर प्रकट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने शराब छोड़ दी हो पीना, और अब उस संगत में भी नहीं रहता जहां वो पीना चाहता हो, या ऐसा अब उसको वो माहौल भी नहीं मिलता। पर कहीं डीप डाउन
अभी भी वो छूटी नहीं है पूरी तरह से, पीना बंद कर दिया है। तो कई साल बाद अचानक कोई ऐसा वातावरण बना कि उसने तुरंत अंदर की वासना फिर से प्रस्फुटित हुई और उसने पी लिया। सो ये किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। सो वासना का मतलब हमारे हमारे अंदर हमारे जो संस्कार होते हैं डीप रूटेड, इसलिए उसको क्षेत्र कहा गया कि वो बीज की तरह हमारे व्यक्तित्व में होते हैं। तो क्षेत्र का मतलब हो गया शरीर, इसी को प्रकृति भी कहते हैं। तो क्या हुआ क्षेत्र? एंटायर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स, वो सारी यूनिवर्स जिसको आप देख या महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ क्षेत्र है। भले वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस हो या फिर सोलर सिस्टम हो, माइक्रो मैक्रो एनीथिंग, दैट इज क्षेत्र। वॉट एवर वी कैन ऑब्जेक्टिफाई, जिसको भी हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, वो सब क्षेत्र है। अपने आसपास नजर उठा के देखिए, वो सब क्षेत्र है, सब क्षेत्र है। तो शरीरम का मतलब होता है इनर्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है। जैसे एक मशीन, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है, वो इक्विपमेंट है। मोबाइल इज एन इक्विपमेंट, सिमिलरली दिस बॉडी इज एन इक्विपमेंट, इनर्ट इक्विपमेंट। इनर्ट मतलब इनर्ट है ये, इसमें प्राण नहीं होते जब तक आत्मा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती, इनर्ट इक्विपमेंट है। तो ये किससे बनते हैं? इनर्ट इनर्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को संस्कृत में कहते हैं करण। करण, करण का मतलब क्या हुआ? मैं तो हूं कर्ता, मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए कुछ करने के लिए। तो कर्ता जब किसी इक्विपमेंट से कुछ करता है, तो कर्ता एक उपकरण लेता है, एक करण लेता है, जिससे वो कार्य करता है। सो वी नीड एन इक्विपमेंट। जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर इज एन इक्विपमेंट, तो वो अपना काम करने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। सिमिलरली हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष या सारे दुखों से फ्रीडम। मुझे जीवन में कोई दुख नहीं, मैं हर पल हर क्षण अत्यधिक शांत और प्रसन्न रहता हूं, यही जीवन का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उसी इक्विपमेंट को करण कहते हैं। ये इक्विपमेंट तीन तरह के होते हैं। शरीर तीन तरह का होता है। पहला, जिसको हम करण कहें तो तीन तरह के करण हो गए। पहला उपकरण, ये मोबाइल इज एन उपकरण, ये उपकरण है, ठीक। डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, बाहरी साधन हो गए। आपकी कार, आपका घर जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, ये सब उपकरण हो गए। दूसरा अंतःकरण, अंतःकरण जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं माइंड। अंतःकरण, माइंड, जो हमारे अंदर होता है, ठीक। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं, यह अंतःकरण है, ठीक। तीसरा इज बाह्यकरण, एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स। एक्सटर्नल, बाह्य का मतलब दिस बॉडी इज एन एक्सटर्नल इक्विपमेंट। तो शरीर हो गया बाह्यकरण, मन हो गया अंतःकरण, और आसपास के सारे संसाधन हो गए उपकरण। अब अपने पूरे जीवन को देखिए, हमारी यात्रा इन्हीं तीनों चीजों से तो मिलकर बनती है। हमारा मन, हमारा शरीर और आसपास के रिसोर्सेस, इन्हीं चीजों से मिलकर हम हर कुछ कर रहे हैं। आप ये सेशन भी एक उपकरण से अटेंड कर रहे हैं। आपका शरीर, आपकी आंखें इसको देख रही हैं हमें, और इसके साथ आपका मन भी हमारी बात को रजिस्टर कर रहा है। इसमें से एक भी चीज को हटा दीजिए तो आप ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते। लैपटॉप हटा दीजिए, मोबाइल हटा दीजिए, उपकरण हटा दीजिए, आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। आप अंतःकरण हटा दीजिए, अभी आप बहुत परेशान हैं, आपका मन कहीं और है, हम बोलते रहेंगे, आप एक भी बात रजिस्टर नहीं करेंगे। और तीसरा, आपका शरीर ही ना हो तो आप उपलब्ध नहीं है उस समय, तो भी आप सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो मन, बॉडी एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इन्हीं तीनों को हम उपकरण कहते हैं। संसाधन, मन और शरीर, ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया। मैक्रो लेवल पे भी पूरी यूनिवर्स भी शरीर है, हमने आपको कहा, जिसको भी आप देख सकते हैं। तो पूरी यूनिवर्स, सारी कॉस्मिक बॉडीज, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक ईगो, वॉट एवर इज विजिबल, इनविजिबल, ये सब चीजें शरीर की डेफिनेशन है।
तो शरीर का मतलब सब कुछ, जिसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, मन भी शरीर की परिभाषा में आता है, क्षेत्र मन भी है, आपके विचार भी हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। सो हमने ये समझा कि उपकरण, अंतःकरण और बाह्यकरण, ये तीनों करण हैं। करण ही शरीर है और शरीर ही क्षेत्र कहते हैं, ये भगवान ने कहा। आपने वेदांता सीरीज का 14वां सेशन था पंचकोश मॉडल। वो पांचों कोश भी शरीर ही है। अन्नमय, जो आप हमारे शरीर को देख रहे हैं, जो अन्न से बना है, हार्ड मास से, ये खून, ये हड्डियां, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये सब अन्नमय शरीर है। हमारा चेहरा आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। जो मैं खाता हूं उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, प्राण बनते हैं, उसी से तो मुझे एनर्जी मिलती है। बोल पाने की ऊर्जा उसी से तो आ रही है। चलिए, शरीर हो गया और मुझ में ऊर्जा है, आवाज निकल पा रही है, पेट भरा है, शरीर में ऊर्जा है, प्राणमय। पर इसके बाद एक और कोश होता है, मनोमय कोश। मेरा मन भी लग रहा है, ये जो सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, मनोमय कोश, आपका मन भी लगना चाहिए उसका। विज्ञानमय कोश, बुद्धि, बुद्धि भी उसमें होनी चाहिए। और आनंदमय कोश, सबकॉन्शियस भी उस समय आपके साथ होना चाहिए। सबकॉन्शियस, जो डीप स्लीप में आपको बुरा आनंद रहता है, सारी दुनिया से, सारी प्रॉब्लम से निवृत्त हो जाते हैं। तो जो पांच कोश हैं, पांचों कोश भी शरीर ही है। सो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, वेदांता सीरीज का 14वां सेशन अटेंड कीजिए। ठीक, ये जो अन्नमय कोश है, इसी को वेदांता सीरीज का 18वां सेशन अटेंड कीजिए। व्यवहारिक सत्य भी कहा जाता है। व्यवहारिक सत्य, जो आप देख सकते हैं, शरीर आप देख सकते हैं, इसलिए इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। बाकी चारों कोश को प्रादिभाषिक या सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। हम केवल उस टॉपिक को टच कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको डिटेल में पढ़ना है, सेशन 18 अटेंड कीजिए वेदांता सीरीज का सत्य। फिर हमने तीन शरीरों की भी पहले बात की थी। स्थूल शरीर, जो आप देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार, और कारण शरीर, जिस वासना जो हमारी है, वो भी सब शरीर में ही आता है। और डिटेल में पढ़ना है, वेदांता सीरीज सेशन 13 अटेंड कीजिए। आज इस सेशन का वो पार्ट नहीं है, बस हम उसको टच कर रहे हैं। सो हम कैसे पता लगाएं क्या है शरीर? तो सिंपल सी परिभाषा है, दृग दृश्य विवेक, जिसको भी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, आप अपने, जिसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी आंखों से, अपने मन से, स्वयं से, वो सब आप नहीं है। सिंपल सी बात है, जिसको आप देख सकते हैं वो आप कैसे हो सकते हैं? आप चांद को देख सकते हैं, इसलिए आप चांद नहीं हैं। आप लैपटॉप को देख सकते हैं, इसलिए आप लैपटॉप नहीं हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो हम हमारे विचारों को भी देख सकते हैं, तो फिर हम हमारे विचार भी नहीं है, क्योंकि देखने वाला तो कोई और है जो विचारों को भी देख रहा है। हम अपनी भावनाओं को भी देख सकते हैं, इसलिए हम हमारी फीलिंग्स भी नहीं है। सो हम ये सब नहीं है, जो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो बड़ा लॉजिकल बात है, जो भी आप देख रहे हैं वो आप नहीं है, तभी तो आप देख रहे हैं। सो जो भी कुछ अपने आसपास आप देखते हैं वो आप नहीं है। तो जो अंतिम दृष्टा है वो अलग है और बाकी सब क्षेत्र है। कैसे पता लगाएं? एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अपना एक हाथ हवा में उठाइए, पिक योर वन हैंड। अब इस हाथ को अपने सिर पे रख लीजिए, बहुत अच्छा। अब इस हाथ को अपने कंधे पे रखिए, बहुत अच्छा। अब इस हाथ को अपने हृदय पे रखिए, हार्ट पे रखिए, बहुत अच्छा। अब इस हाथ को अपने पेट पे रखिए, बहुत अच्छा। अब इस हाथ को अपने पैर पे रखिए, और अब इस हाथ को अपने आप पर रखिए। रखिए। हम देख पा रहे हैं कुछ लोगों ने हाथ जहां है वहीं रख रख दिया, किसी ने सर पे रख लिया, किसी ने हाथ को हाथ पे ही रखा रहने दिया, किसी ने पैर पे ही छोड़ दिया, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया मैं हाथ कहां रखूं। सो जब तक हम आपको पूछ रहे थे अपने कंधे पे रखिए, अपने सर पे रखिए, कितना क्लैरिटी थी। पर जैसे ही हमने कहा अपने आप पे रखिए, हम लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि मैं कहां हूं, ये तो सच है, ये मेरा हाथ है। तो जो मेरा है मैं वो नहीं हो सकता ना। जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरा हाथ,
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चेहरा, ये सब मैं नहीं हूं। सो ये सब जो कुछ मैं हूं या मेरा है, ये सब क्षेत्र है जिसको मैं देख सकता हूं। फिर भगवान आगे कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्या है? जो उस फील्ड का ओनर है, ओनर ऑफ द फील्ड कौन है वो? यह वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ, जो इस क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। जो ये कह रहा है ये मेरा हाथ है, तो मेरा कहने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। द ओनर, जमींदार, जमीन का मालिक, इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को पुरुषः कहते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये सब एक ही शब्द है। कहीं आप क्षेत्रज्ञ पढ़ें, आत्मा पढ़ें, पुरुष पढ़ें, कॉन्शियसनेस पढ़ें, ये सब एक ही शब्द है। तो जो देख रहा है वो आत्मा है, और जो कुछ दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है वो सब शरीर है, क्षेत्र है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पेन और शाही। पेन इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, बिना शाही के वो चल नहीं सकता। शाही कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, आत्मा है। जैसे बल्ब इक्विपमेंट है, बिना बिजली के वो किसी काम का नहीं है, बिजली आत्मा है। जैसे मैटर, ये शरीर मांस का एक पुलिंदा है, अगर उसमें आत्मा प्रवेश करती है तभी बच्चे का जन्म होता है। प्रकृति और पुरुष भी इसे कहा जाता है, शिव और शक्ति भी इसे ही कहा जाता है। शक्ति मतलब मैटर, वही शरीरम, और शिव का मतलब चेतना। जीव का मतलब मैटर, जीवात्मा का मतलब चेतना। संसार का मतलब वही मैटर, क्षेत्र, और परमात्मा का मतलब क्षेत्रज्ञ। सो आप किसी भी रूप में इसको समझना चाहें, सो क्षेत्रज्ञ या आत्मा क्षेत्र के माध्यम से एक्सप्रेस करती है। तो अगर हम आपसे पूछें इस दुनिया में क्षेत्र कितने हैं, तो अनगिनत हैं। 7.5 अरब तो इंसान ही है, तो 7.5 अरब क्षेत्र तो ये हो गए। हर चीज एक क्षेत्र है, हर चीज, एक ग्लास भी एक, एनीथिंग, हर ऑब्जेक्ट एक क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कितने हैं बताइए? क्षेत्र तो इनफाइनाइट है, तो क्षेत्रज्ञ कितने हैं, आत्मा कितने हैं? उत्तर है एक, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। एक ही आत्मा है, जीव बहुत सारे हैं, वही आत्मा अलग अलग जीवों में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो रिफ्लेक्ट होती है। जब वो ट्यूबलाइट से रिफ्लेक्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं ट्यूबलाइट। जो मिक्सर ग्राइंडर में होती है, टीवी में होती है, तो हम अलग अलग उसे नाम बोल देते हैं। हाथी, शेर, चीता और इंसान, हम बोल अलग अलग नाम दें पर वो एक ही बिजली है। सिमिलरली एक आत्मा है। जीवात्मा आप अरबों बना सकते हैं, क्योंकि हर जीव में उस आत्मा का रिफ्लेक्शन है। जीवात्मा अनेक है, जिसको आप सोल कहते हैं, जो मरने के बाद ट्रेवल करती है, रिबॉर्न होती है, उसको सोल कहते हैं। पर जिसको आप इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, आत्मा, वो ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु होता है। सो क्षेत्रज्ञ वही है। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम, श्लोक 2 में भगवान कहते हैं जितने क्षेत्र तुझे इस पूरी कायनात में दिखते हैं उस सब का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, एक ही हूं। इसीलिए तो दुख की बात होती है जब इंसान इंसान से लड़ता है। वो एक ही चीज के दो फॉर्मेट हैं और आपस में लड़ते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, तो फिर ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है? श्लोक 2 में भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो यत ज्ञानम तत ज्ञानम मम मंतः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो समझ लेता है, जिस डिवाइड को जीता है, बस वही ज्ञान है। इसको समझना ही ज्ञान है। बाकी सब तो शिक्षा है। शिक्षा हमें रोजगार दिलाती है, अच्छी नौकरी दिलाती है, इसी को अपरा विद्या कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपना पेट भर पाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, पर वो खुश रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पीएचडी कर लीजिए, हार्वर्ड से पढ़ लीजिए, पर खुशी की कोई गारंटी नहीं है। हां, पर जो ज्ञानी होगा वो हर स्थिति में खुश रहेगा, वो विद्यावान होगा, और विद्या वही है जो मुक्त करती है, परा को जानेगा वो। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बात को जानता है कि हम सब एक हैं,
तो ना तो किसी की बात का बुरा मानता है, ना किसी से परेशान होता है, और अगर कोई गलती करता भी है तो उसे तुरंत माफ कर देता है कि जो मुझ में है वही तो तुझ में है। इसीलिए फिर वो परेशान नहीं होता और बाकी लोग दुखी रहते हैं। इसीलिए शिक्षित लोग आपको बहुत दुखी मिलेंगे, पर ज्ञानी आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो दुखी मिले वो ज्ञानी नहीं है, ये मान लीजिए। ठीक, हाँ वो परेशान हो सकता है कुछ पल के लिए, पर वो फिर से बाउंस बैक कर देगा। हाँ उसे दर्द हो सकता है, उसे चोट पहुंच सकती है, उसे पेन हो सकता है, सफरिंग उसे नहीं होती। उसे सफरिंग ज्यादा समय तक नहीं घेर सकती। बस एकमात्र ज्ञान की परिभाषा ये है। सो उसका कोई लेना देना नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। आगे बात करें, श्लोक 3, 4, 5 में भगवान बोलते हैं। अब मैं तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं। हालांकि शब्द जो गीता में भगवान ने उपयोग किया है वो है संक्षेप, पर उनका संक्षेप भी काफी डिटेल ही है। सो इसीलिए हम डिटेल कह रहे हैं। तो श्लोक बताते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूं डिटेल में, संक्षेप में, कि क्षेत्र क्या है, उसके विकार क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, और यही विषय ऋषियों ने, वेद मंत्रों ने, बहुधा गीतम, ब्रह्म सूत्र, सभी इसी विषय को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगर आपने सब नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़े, वेद मंत्र नहीं पढ़े, इतने सारे वेद के गीत नहीं पढ़े, तो ये जो बताने जा रहे हैं भगवान, एग्जैक्टली यही इन सब का सार है। तो सुनिए, अब क्षेत्र को डिटेल में हम समझते हैं। श्लोक 5 गीता का, चैप्टर 13, भगवान बताते हैं क्षेत्र में 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 एलिमेंट्स। कौन से 24 एलिमेंट्स होते हैं? पहला, 5 महाभूत जिससे हम बने हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। 5 तो ये हो गए, ठीक। दूसरा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, जिससे हम परसीव करते हैं इस दुनिया को, ठीक। ये हो गए 10। तीसरा, 5 कर्मेंद्रियां, टू एक्ट। कौन से? हाथ, पैर, ये 2, मुंह 3, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक। ये हो गए 15। 5 इंद्रियों के विषय जिनको आप रिसीव करते हैं, जैसे स्पेस में साउंड होता है, एयर में टच होता है, फायर में फॉर्म होता है, वाटर में टेस्ट होता है और अर्थ में स्मेल होता है। तो साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, इनको कहते हैं इंद्रिय विषय जो आप रिसीव करते हैं, ठीक। ये हो गए 20। इसको अब हम इलॉबरेट करेंगे आगे सबको। 20। 3 हो गए अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, अंतःकरण, ये हो गए 23। और 24वां और अंतिम है अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब मूल प्रकृति, वासना भी इसे कहा जाता है, डीप रूटेड इंप्रेशंस। सो ये हो गए 24। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 3 अंतःकरण और 1 अव्यक्तम। बाकी सबको हम चैप्टर 7 में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम केवल चर्चा करेंगे 3 अंतःकरण और 1 अव्यक्तम पे। तो चलिए बात शुरू करें। अभी तक की बातें आपको थोड़ी क्लिष्ट लग रही होंगी, लगना स्वाभाविक भी है क्योंकि वो क्लिष्ट थी, कठिन थी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अब हम अपने रोजमर्रा के जीवन से शुरू करते हैं। हम समझें भगवान ये क्या कह रहे हैं, ये सब मिलके शरीर है। चलिए, तो हम कर्म जिनसे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियां। एक एक करके परिभाषाएं जोड़ लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम एक एक चीज की परिभाषा करें। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होती है? वासना, हमारी बेसिक टेंडेंसी। हम जैसे हैं, डीप इंप्रेशंस। हम सबकी वासना एक दूसरे से अलग है, इसलिए सबका ट्रिगर अलग अलग है। हम सबकी इस धरती पे पैदा होने के कारण अलग अलग हैं। हम सबकी सीड ऑफ नीड अलग है। कोई इस धरती पे सेल्फ रेस्पेक्ट को समझने पैदा हुआ है, कोई इस धरती पे ईगो को जीतने के लिए पैदा हुआ है, कोई इस धरती पे अहंकार, गुस्से को जीतने के लिए पैदा हुआ है। तो जो भी आपका सोल पर्पस है, बेसिक टेंडेंसी है, मूल वासना है, डीप इंप्रेशन है, ये पहला बीज होता है। फिर वासना से शुरू होता है ये चारों चीजें।
मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त। एक एक करके इन चारों को समझ लें। चित्त का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड ऑफ मेमोरीज। अभी हम आपसे पूछें अपने बचपन की कुछ दुख भरी यादें याद कीजिए। मोस्ट पेनफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, थिंक व्हाट वाज द मोस्ट, एक याद कीजिए सबसे गहरा मोमेंट, सबसे ज्यादा दर्द भरा मोमेंट आपकी बचपन का, वेरी पेनफुल, थिंक। इसको कहा जाता है चित्तम। ये जो भी मोमेंट आपने याद किया, ये कहां स्टोर्ड है? चित्तम, ये रिकॉर्ड है हमारे यहां। हमारे मन के अंदर चित्तम जो है वो रिकॉर्ड रखता है सारी यादों का। सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स यहां रजिस्टर्ड हैं, और जब जरूरत पड़ती है वो ऊपर आ जाता है, वो सरफेस हो जाता है। ठीक, इसलिए कई बार चित्त से कोई याद आती है और हम एकदम से दुखी हो जाते हैं। कई बार चित्त से कोई दूसरी याद आती है और हम एकदम से मुस्कुराने लगते हैं, किसी की याद आ जाती है। दैट इज चित्तम। ठीक। नेक्स्ट इज बुद्धि, इंटेंशनल थिंकिंग, रैशनल, डिस्क्रिशन, लॉजिक, नोइंग, बुद्धि। अभी जो बातें हमने पहले की वो आपको कठिन क्यों लग रही थी? वो बुद्धि से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी ढंग से, सो इस कारण वो कठिन लग रही थी। ठीक। अब ये जो बातें हम बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, ये बुद्धि से कनेक्ट हो रही हैं, इसलिए ये ठीक लग रही है। ठीक। फिर अगला है अहंकार। अहंकार का मतलब आईनेस, इट इज नॉट ईगो, ये दंभ नहीं है। अहंकार मतलब आईनेस, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को कैसा देखता हूं। आईनेस माइनस ये सब माय, मैं और मेरा, और जो मेरा नहीं है, ये सब अहंकार का हिस्सा है। मेरी आइडेंटिटी। ठीक, मेरी आइडेंटिटी। परफेक्ट, चलिए एक काम करते हैं, ये सेंटेंस पूरा कीजिए। मैं डैश डैश हूं। भरिए, इसमें क्या भरना चाहते हैं? भरिए, बोलिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी, माइक भी ऑन नहीं करना है, बस आप ये सेंटेंस पूरा कीजिए। मैं डैश डैश हूं। बस यही आपकी आइडेंटिटी है। अभी आपने कहा मैं सतीश हूं, तो आपकी आइडेंटिटी, आपने नाम बता दिया। किसी ने कहा मैं सुंदर हूं, किसी ने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, किसी ने कहा मैं दुबला हूं, किसी ने कहा मैं स्वस्थ हूं, किसी ने कहा मैं व्यापारी हूं, किसी ने कहा मैं हिंदू हूं, किसी ने कहा मैं लड़का हूं, किसी ने कहा मैं बेटा हूं। वॉट एवर, दैट इज योर आइडेंटिटी, जो आप कहना चाहते हैं। ठीक। अगला आता है मन, अनइंटेंशनल थिंकिंग। हमें पता ही नहीं होता है, खुद ही चलता रहता है। प्रोसेसिंग यूनिट खुद ही प्रोसेस चलती रहती है ऑटो मोड में। ठीक। टू बी और नॉट टू बी, संकल्प विकल्प, फीलिंग्स होती हैं इसमें। बुद्धि में थॉट्स होते हैं, मन में फीलिंग्स होती है। ठीक। हमारा मन। चलिए अभी थोड़े पल रुकिए। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं जरा सोचिए, अपनी फीलिंग को एक नाम दीजिए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पीसफुल, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, रिलैक्स्ड। ठीक। ये सारे अलग अलग इमोशंस आते रहते हैं। ठीक, परफेक्ट, ये मन है। हैप्पी, बहुत अच्छा, परफेक्ट, ये मन है। ठीक, ग्रेट। इसके बाद है ज्ञानेंद्रियां, परसेप्शन थ्रू सेंसेस। ये जो 5 सेंसेस हैं, इनसे आप देखते क्या हो? अब मान लो आप दुखी हो, तो अब आप दुख की चीजें ही देखोगे। अब आप दुखी होकर बैठे हो, तो आप अगर सनसेट देखोगे तो आपका मन और डूबने लगेगा कि भाई सनसेट हो रहा है। तो आपकी इंद्रियां वही रजिस्टर करेंगी। एक पेड़ से एक पत्ता भी टूटा, तो आपके मन में वो गाना आएगा, वो कौन सा, वो पतंग कटी पतंग सा है ये जीवन मेरा, और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि आपकी इंद्रियां वही रजिस्टर करती हैं जो आप सोचते हैं। अमिताभ बच्चन कहते थे, हमने पहले भी कहा, कि जब आप खुश होते हो तो गाने के म्यूजिक को एंजॉय करते हो, और दुखी होते हो तो फिर लिरिक्स समझते हो कि हाँ यार बड़े दुख की बात। ठीक। तो आपकी इंद्रियां रजिस्टर करती हैं इस वर्ल्ड को, आपका फोकस वहीं जाता है जैसे आपका मन होता है। तो ये तो इंद्रियां होंगी, आप देख क्या रहे, सुन क्या रहे हो। ठीक है। कर्मेंद्रियां क्या है? एक्शन ऑर्गन्स। अब आप कुछ करोगे अपने हाथ पैर से, मुंह से कुछ बोलोगे, तो हाथ पैर मुंह गुदादार मूत्र द्वार, ये सब 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां। इससे हम बिहेव करते हैं। तो ये हमने इनको डिफाइन किया, ये सब क्या है। चलिए, अब एक व्यक्ति है, उसका नाम है रमेश। ठीक।
उसके जीवन का हम जरा उसका सर्जरी करते हैं। ये रमेश को गुस्सा बहुत आता है। सो रमेश का नेचर कैसा, उसका बिहेवियर क्या है? एंग्री एंड ही एंटर्स इनटू फाइट वेरी सून। तो चलिए जरा हम पता लगाएं। अब भगवान कृष्ण ने जो ये पूरी बताई है, वासना, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, रमेश का जरिए अपन निकालते हैं सब। आप में से भी जिसको गुस्सा बहुत तेज आता है, जरा सोचिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें, कर्मेंद्रियों से रमेश क्या करता है? मुंह से गंदे शब्द बोलता है गुस्से में। तो ये तो रमेश का कर्म है। अब जरा आप थोड़ा पीछे चलते हैं। कर्मेंद्रियां किससे प्रभावित होती हैं? ज्ञानेंद्रियों से। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? खतरे को भांपती हैं। इसीलिए तो रमेश को गुस्सा आता है। कोई भी चीज अगर रमेश के लिए खतरा होगी तो रमेश गुस्सा हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्रियां परसीव करती हैं उस खतरे को। अब चलिए, ज्ञानेंद्रियां किससे कंट्रोल होती हैं? मन से। जैसा मन होगा वैसी ज्ञानेंद्रियां होंगी। तो मन का कैसा? रमेश का मन पॉजिटिव है। उसकी चीजें वो पकड़ के रखना चाहता है, वेरी पॉजिटिव है वो मन उसका। मन से पीछे चलते हैं, अहंकार। तो रमेश की फिलॉसफी क्या है? माय थिंग्स आर टू बी प्रोटेक्टेड। मुझे अपनी चीजें बचा के रखनी पड़ेंगी। माय हमने बताया था, अहंकार का मतलब माइनस। ठीक, अब उससे पीछे चलते हैं। बुद्धि क्या कह रही है रमेश की? आई नीड टू फाइट फॉर माई रिसोर्सेज। मुझे अपने संसाधनों के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे। ये उसके दिमाग में विचार है गहरा। ठीक, अब चलिए चित्त में चलते हैं। रमेश का चित्त क्या कह रहा है? मेमोरी बैंक। 6 भाई बहन थे रमेश। रमेश सबसे छोटा भाई था। इसको कुछ बिना लड़े मिला ही नहीं पूरी जिंदगी भर। खीर भी खत्म हो जाती थी घर में, बड़े भाई बहन खा जाते थे। ठीक, और हर चीज के लिए इसे लड़ना पड़ता था। ये लड़ेगा तो ही इसे मिलेगा। तो इसकी ये चित्त में, इसके पास बहुत सारे ऐसे जीवन के अनुभव हैं कि बिना लड़े अपनी चीज नहीं मिलती साहब। अब हम आखिरी में जाएं। रमेश की मूल वासना क्या है इसके पीछे? आई नीड माई रिसोर्सेस। मुझे रिसोर्सफुल होना है। आई नीड टू बी रिसोर्सफुल। रमेश पिछले जन्म में शायद एक ऐसे जीवन से उसकी मृत्यु हुई होगी कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये जन्म ही उसका संसाधन इकट्ठे करने के लिए हुआ है। तो उसकी मूल वासना ही है। इसी वासना के साथ पैदा हुआ, इसीलिए उसे ऐसा घर मिला जहां इतने सारे भाई बहन उससे लड़ेंगे। इसीलिए उसके मन में विचार आया, बिना लड़े कोई संसाधन नहीं मिलते। इसीलिए उसका अहंकार, उसका माइनस ये कहता है अपनी चीजों के लिए लड़ो। इसीलिए उसका मन इतना पॉजिटिव है। इसीलिए हर चीज उसके लिए खतरा है, और इसलिए बात बात पे गुस्सा करता है। ऐसे हम बनते हैं, हम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए, एक लड़की है, उसका नाम है काजल। वो शादी नहीं करना चाहती। ये उसकी कर्मेंद्री है। वो मुंह से क्या कह रही है? मुझे शादी नहीं करना। ठीक, अब काजल शादी नहीं करना चाहती। इससे पीछे ज्ञानेंद्री की तरफ देखें, तो ज्ञानेंद्रियां जो देख रही हैं वो ये देख रही हैं कि ही और शी टू लेफ्ट मी। उसने मुझे छोड़ दिया या मुझसे अलग हो गया। ये ज्ञानेंद्रियों ने रजिस्टर किया कि कोई व्यक्ति उससे अलग हो गया। ठीक, मन क्या कह रहा है काजल का? पीपल लीव मी, आई एम अनलवेबल। लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब शायद मैं अनलवेबल हूं। ऐसा है क्या? ये उसके मन में चल रहा है। ठीक है, अहंकार क्या कह रहा है? आईनेस, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ओके। कुछ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है शायद। ये उसका अहंकार कह रहा है। ठीक, उसकी बुद्धि क्या कह रही है? आई नीड टू बी गुड टू गेट लव। मुझे अच्छा होना होगा तभी मुझे प्यार मिलेगा जीवन में। ये बुद्धि है। चित्त क्या कह रहा है उसका? चित्त में यादें क्या है? हाँ, जब मैं छोटी थी ना, तो माता पिता, जब मैं उनकी बात नहीं मानती थी तो खूब डांटते थे, मुझसे बात करना बंद कर देते। सो कंडीशनल लव मिला उसे हमेशा माता पिता का। उसे कुछ करना पड़ता था तो ही प्रेम मिलेगा। वो प्रेम की पात्र यूं ही नहीं थी। अब उसकी बेसिक वासना क्या थी? आई नीड टू बी लव्ड। सो देखिए, वो कह रही है मुझे शादी नहीं करना, पर उसका मूल इच्छा क्या है? टू बी लव्ड प्रॉपरली इन लाइफ। पर वो कह बिल्कुल अपोजिट रही है। सो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं उसमें। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है।
चलिए अपन रवि से मिलते हैं। रवि एक और बंदा है, ये गाड़ी चला रहा है दिल्ली में, गुड़गांव के ट्रैफिक के बीचों बीच अचानक किसी ने हॉर्न बजाया, ठीक है। रवि ने जोर से चिल्लाया, कर्मेंद्री ने क्या कहा, यू फूल स्टॉप हॉन्किंग, मूर्ख, चिल्ला, हॉन्क करना बंद कर। अब रवि ने ऐसा क्यों कहा? चलिए भगवान कृष्ण की मेथड से इसका एनालिसिस करते हैं, पीछे चलते जाते हैं। पहली बात तो रवि के कानों ने उस हॉन्किंग को रजिस्टर किया। ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रैफिक में हॉन्किंग को रजिस्टर ही नहीं करते, म्यूजिक चलता रहता है, अपने किसी काम में लगे रहते हैं, पर पहली बात वो हॉन्किंग को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। उसको आसपास के डिस्टर्बेंस रवि रजिस्टर करता है। अब देखिए रवि के मन में क्या चल रहा है, पीपल इरिटेट मी, उसके मन में यह है लोग मुझे इरिटेट करते हैं, ठीक। सब लोग बोलना चाहते हैं और चिल्लाना चाहते हैं, ये उसके मन में विचार है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है पीछे जो बंदा हॉर्न बजा रहा है, ठीक। अब जरा इसके और पीछे चले, उसका अहंकार क्या, आईनेस। अगर आप गहराई में पूछेंगे, ये जितने लोग ट्रैफिक जैम पे बहुत नाराज होते हैं, आप उनके अहंकार में जाइए, आईनेस में, तो रवि कहेगा आई फील अनहर्ड, मुझे लगता है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है। आई फील वर्थलेस, क्योंकि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, आई फील वर्थलेस। फिर इसकी बुद्धि क्या है, शी डज नॉट लिसन टू मी, आई फील हर्ट। उसकी जो भी बिलीवेड है, जो भी उसके आसपास है, वो उसकी बात नहीं सुनती और उसको हर्ट होता है। चित्त की यादें क्या हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर ने उसे कहा था बचपन में, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, और ऐसी 2-3 टीचर्स ने उसे कह दिया। तो उसको बचपन से उसके पास कई एविडेंस है ये मानने के लिए, कहानियां हैं कि मैं अनवर्दी हूं। एंड उसकी वासना क्या है, आई नीड टू बी इंपॉर्टेंट, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए लाइफ में। सो दोस्तों, कोई व्यक्ति आपके आसपास जो व्यवहार कर रहा है, इतनी जल्दी उसे जज मत कीजिए, बड़ी गहरी यात्रा है उसकी। कई बार वो जो कह रहा है उसका बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट उसका व्यक्तित्व है। जो ट्रैफिक जाम में चिल्ला रहा है, शायद उसकी कहीं कोई सुनता नहीं है, इसलिए उसे इरिटेट हो जाता है वो जब सब चिल्लाते हैं। तो चलिए सजल से मिलते हैं। ये अकेला रहना पसंद करता है, ठीक। बीइंग अलूफ, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, इसको कुछ नहीं करने का मन है, इसको इसका मन ये अकेला बैठा रहे घर में, कुछ न करे। ये है सजल, सजल का जीवन। आप जरा देखिए इसका जीवन ऐसा क्यों है, भगवान कृष्ण के उसी श्लोक को फॉलो करते हैं, ठीक। तो सजल से पूछो तो ज्ञानेंद्रियां वो बताती हैं कि मुझे दुनिया में धोखा ही धोखा दिखता है। वर्ल्ड एंड पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उसकी ज्ञानेंद्रियां उसे धोखा दिखाती हैं चारों तरफ, ठीक। अब सजल के मन को टटोले, वो अलग अकेला क्यों रहता है जनरली, और वो उससे पूछो तो क्या कहेगा, भाई मैं तो मस्त हूं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, अपने अपने में रहो बस, ठीक। मन से पूछो तो उसके मन में ये बात है, इफ आई शेयर माई फीलिंग्स पीपल विल लीव मी। ये सारे सच्ची घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये सब नाम बदल दिए हैं, ठीक ठीक। सो पॉइंट हियर इज, इफ आई शेयर माई फीलिंग्स पीपल विल लीव मी। यदि मैंने अपनी फीलिंग शेयर की ना, लोग मुझे छोड़ देंगे, सजल को ये लगता है। एंड आई डोंट हैव आंसर टू देयर क्वेश्चंस, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मेरे पास उत्तर नहीं है, ठीक। उसका अहंकार क्या है, अगर हम उसको लिखने को बोले आई एम, तो लिखेगा अनलवेबल, आई एम अनलवेबल, ठीक। बुद्धि क्या कहती है, पीपल डोंट केयर अबाउट व्हाट आई थिंक। उसके दिमाग में विचार घर कर गया, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूं और मैं क्या करता हूं उससे, ठीक। चित्तम, चित्तम ने यह बताया कि उसके कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे अपनी मां से और अपने सिबलिंग से। ना मां ने कभी उसकी बात गौर से सुनी, ना उसकी बहन भाइयों ने सुनी। वो कुछ बोलना चाहती थी, कोई बोलना चाहता था, कोई सुनता ही नहीं था। उसकी ओपिनियन किसी ने कभी पूछी ही नहीं। उसकी मूल वासना क्या है, आई नीड रिकॉग्निशन। कितनी अजीब बात है, जिस व्यक्ति की मूल वासना रिकॉग्निशन है, वो अपने आप को अकेला रखता है, बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट। इसीलिए तो व्यक्तित्व में फिर परेशानी आने लगती है, ठीक। दैट इज सजल। चलिए एक आध उदाहरण और ले, रोहित का उदाहरण लेते हैं, ठीक। रोहित का जीवन यह है भाई, दिन भर बैठे बैठे टीवी देखो, ठीक। उसको बॉडी में हैवीनेस फील होती है, थोड़ी सी भारीपन फील होता है, और वो काम अवॉइड करना चाहता है। ये अवॉइड, बैठो टीवी देखो, और थोड़ा सा उसको हैवी भी फील होता है दिन भर।
उसकी ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? टीवी पे कौन सा नया सीरियल आया, नेटफ्लिक्स पे क्या आया, इसमें क्या आया, उसमें क्या आया, सबसे यही पूछता रहता है वो। ठीक है, और रेटिंग्स चेक करता रहता है, थोड़ा ये देखता है, दूसरों को बताता है, ये चलता रहता है, सर्चिंग न्यू टीवी शोज। ये रोहित का जीवन है, ये उसकी ज्ञानेंद्रियां कर रही है। अब इसके पीछे उसका मन क्या कह रहा है? ये दिन भर बैठ के टीवी क्यों देखता रहता है? लोग उसको टोकते रहते हैं तो भी देखता रहता है दिन भर। सुनिए उसका मन क्या कह रहा है। इफ आई ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट आई विल फेल। अगर मैं कुछ भी कठिन करूंगा ना, मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, आई शुड गिव अप इफ द चैलेंज इज ह्यूज। कोई भी बड़ा चैलेंजिंग काम हो तो छोड़ो यार, अपन से तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये उसके मन में है कहीं गहरा। ठीक, उसकी अहंकार की परिभाषा सुन लीजिए। अगर आप उसको लिखें आई एम, तो लिखेगा आई एम इनकॉम्पिटेंट, मैं अयोग्य हूं, आई एम डम, आई एम पुअर। बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या कह रही है? आई कांट मास्टर एनी डिफिकल्ट टास्क। मैं किसी भी कठिन काम को नहीं कर सकता। यह विचार उसके अंदर बिल्कुल घर कर गया है। ठीक, अब आइए चित्तम में। जब वो बच्चा जब छोटा सा था, एक टीचर ने, वो पहली बार क्लास में, क्लास 2 में खड़ा हुआ बोलने के लिए, टीचर ने इतनी हंसी उड़ाई उसकी क्लास में सबके सामने कि तब से उसको बेइज्जती का एहसास होने लगा। और ऐसे कई इंसिडेंसेस उसके चित्त में है। ठीक, उसकी वासना क्या है? आई नीड एनकरेजमेंट एंड केयर। अब उसको एनकरेजमेंट और केयर नहीं मिल रही, उसकी वासना तो बैठ के टीवी देखता रहता है दिन भर। टीवी में जब कोई सुपर हीरो दिखता है, वो वीडियोस देखता है, मोटिवेशनल वीडियोस, ताकि उसे प्रेरित फील हो, पर उस प्रेरणा से कुछ करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कुछ नहीं कर सकता। सो इसीलिए प्लीज स्टॉप जजिंग पीपल फॉर गॉड सेक। इतनी गहरी यात्राएं हैं लोगों की। चलिए एक और ले, शुभांगी है। ठीक, वो किसी को ना नहीं कह पाती, वो ना कह ही नहीं सकती, उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो देरा, ये तो उसकी कर्मेंद्रियां, उसके मुंह से ना नहीं निकलता। ठीक, ज्ञानेंद्रियां क्या देख रही हैं? सीइंग मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू से नो। कितनी सारी जगह मैं ना कह सकती थी पर मैं कह ही नहीं पाती, बस उसको यही लगता रहता। ठीक, फिर भी नहीं कह पाती, अगले मौके पे फिर वो फेल हो जाती है। उसका मन क्या कह रहा है सुन लीजिए। इफ आई से नो पीपल विल बी हर्ट, फाइन, एंड इफ दे फील हर्ट दे वोंट लव मी, दे वोंट लाइक मी। इसलिए मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। और एक और बात, इफ आई विल से नो, झगड़ा होगा बिना बात का। ठीक, उसकी अहंकार क्या है? आई एम, तो उसने लिखा आई एम ए गुड गर्ल। गुड गर्ल कौन होती है? जो हां बोलती है सबको। तो उसका अहंकार है आई एम ए गुड गर्ल। बुद्धि क्या है? पीपल हु हर्ट अदर्स आर नॉट गुड। लोग जो दूसरों को हर्ट करते हो अच्छे नहीं होते। और वो कौन है? वो तो गुड गर्ल है, तो ना कह ही नहीं सकती। ठीक, आगे बढ़े। अब इसका चित्तम देखें तो उसकी मम्मी ने बिल्कुल उसको फीड किया है बचपन से। ना नहीं बोलते बड़ों को कभी, नो ना कभी नहीं बोलते। अच्छे बच्चे तुरंत काम करते हैं जाके। और मां ने कभी पापा को ना कहा ही नहीं, उसने कभी नहीं देखा। अब हो क्या? उसकी वासना क्या है? नीड ऑफ एप्रिसिएशन, कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें। तो मैंने जैसे ना कहा, अप्रिशिएशन नहीं मिले। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स होल ऑफ आवर पर्सनालिटी। इसीलिए भगवान जब कहते हैं, वो जो भगवान ने इतना सिंपली कह दिया उस श्लोक में, कि एक मूल प्रकृति है, चित्तम है, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, ये सब एक दूसरे से मिलके हमें वो बनाती हैं जैसे हम हैं। अभी आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप भी बैठिए और अपना हर बिहेवियर को पीछे लेके जाइए कि इसके पीछे मेरा सोच क्या है, मेरा अहंकार क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, कौन कौन सी लाइफ इंसिडेंसेस हैं जो इसको प्रभावित करती है। ये जो पूरी कहानी हमने सुनाई, इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं लाइफ स्क्रिप्ट। आई रिपीट, लाइफ स्क्रिप्ट। ठीक, एरिक बर्न नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा साहब ये तो लाइफ स्क्रिप्ट है। ठीक, हजारों साल पहले भगवत गीता में कृष्ण ने बताया, श्लोक 5 चैप्टर 13। ठीक, लाइफ स्क्रिप्ट। और यही जीवन का खेल चल रहा है। तो लाइफ स्क्रिप्ट कितने तरह की होती है? तो 4 तरह की लाइफ स्क्रिप्ट होती है।
कौन से 4 तरह की लाइफ स्क्रिप्ट है? देखिए जरा, 4 तरह की लाइफ स्क्रिप्ट कौन कौन सी है? पहली, कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट। कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? कई लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब जरा आप सुनते जाइए और आप देखिए आपकी लाइफ स्क्रिप्ट कौन सी है। ठीक, चलिए अब हम जो बोल रहे हैं आप देखिए, आप सबसे ज्यादा आप खुद को किससे जुड़ा हुआ पाते हैं। ये जितनी कहानियां अभी तक हमने सुनाई इनको कहा जाता है लाइफ स्क्रिप्ट। ठीक, ये जीवन की मेरी कहानी है। तो ये लाइफ स्क्रिप्ट कब बन जाती है? 8 साल की उम्र तक बन के खत्म हो जाती है। ये जो बेसिक बिलीव्स है, इसीलिए वेदांत का चैप्टर 6 का सेशन 6 अटेंड कीजिए, 16 संस्कार। शुरू के 8 साल आपके व्यक्तित्व को बना या खत्म कर सकते हैं। और ये लाइफ स्क्रिप्ट मेजॉरिटी बन जाती है शुरू के 8 साल में। यही आपकी लाइफ, आप फिर किसी पद पे पहुंच जाएं, बड़े रसूखदार पद पे भी क्यों ना हो, आपके मन में वो लाइफ स्क्रिप्ट गहरी रहेगी। अगर बचपन में जब आप कांच के सामने खड़े हुए और आपकी माताजी पिताजी ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कितनी सुंदर है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, आप गवर्नर जनरल बन जाइए किसी राज्य के, लोग आपके स्तुति गान करते रहे, पर आपकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन अबाउट सेल्फ ये रहेगी, आई डोंट लुक गुड। क्योंकि वो बचपन में वो आपका लाइफ स्क्रिप्ट बन गई। तो चलिए अब सुनते जाइए। 4 तरह की लाइफ स्क्रिप्ट होती है, बताइएगा आपकी कौन सी है। ठीक है, एक होती है कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट। कॉन्फिडेंट, ठीक, ये लाइफ स्क्रिप्ट क्या है? आई एम गुड एंड यू आर गुड। मैं भी अच्छी हूं, तुम भी अच्छे हो, दुनिया भी अच्छी है। कुछ लोगों की यह सोच होती है, इसको क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ स्क्रिप्ट कैसी बन जाती है? सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट। कैसे? मैं तो बिल्कुल सही हूं, तुम गलत हो। कई बार घरों में जाइए बड़े बूढ़ों की, आपको सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट मिलेगी। ठीक, मैं जो कह रहा हूं बस वो सही है, बाकी सब गलत है, यही विचार सही है बस। सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट। तीसरी इज डिप्रेस्ड लाइफ स्क्रिप्ट। आई एम नॉट गुड, यू आर गुड। मुझे तो कुछ नहीं आता, दुनिया ही अच्छी है, तुम लोग अच्छे हो, कितना अच्छा कर रहे हो तुम लोग, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। डिप्रेस्ड लाइफ स्क्रिप्ट। चौथी इज कॉल्ड होपलेस लाइफ स्क्रिप्ट। ना, नीदर आई एम ओके नॉट यू आर ओके, कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का, मैं भी बर्बाद हूं, तुम भी बर्बाद हो, सारी दुनिया बर्बाद है। ठीक है, सो ये होती है चौथी लाइफ स्क्रिप्ट। अब हम इन लाइफ स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, आप देखना आप किससे रिलेट कर पा रहे हो। ठीक, ये जो कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले लोग होते हैं ये बड़े फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं? आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूं, तुम भी अच्छे हो, तो दोस्त हो जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, इनके रिश्ते अच्छे रहते हैं लोगों से। सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट वाले कैसे रहते हैं? दे अटैक, वो क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी डेफिनेशन क्या है लाइफ की? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। अगर मैं इस्लाम में पैदा हो गया तो इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हिंदुइज्म ठीक नहीं है। और अगर मैं बाय चांस हिंदुइज्म में पैदा हुआ होता तो हिंदुइज्म अच्छा है और बाकी सारे धर्म गलत है। सुपीरियर स्क्रिप्ट, मैं जो कहता हूं वो सही है। ठीक, अटैक, दे क्रिटिसाइज अदर्स, दे क्रिएट फियर इन अदर्स, दे जनरली से नो है इजीली, दे ब्लेम अदर्स, ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, हर समस्या क्या प्रॉब्लम दूसरों में। डिप्रेस्ड लाइफ स्क्रिप्ट, पुअर मी, बेचारा मैं, बिकॉज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ठीक, अंडरडॉग फील होता है, गेटिंग क्रिटिसाइज्ड, डूइंग अनइंपॉर्टेंट वर्क एंड दे कैन नॉट से नो, डिप्रेस्ड। होपलेस लाइफ स्क्रिप्ट, ठीक, नीदर आई एम ओके नॉर यू आर ओके, कोई भी ओके नहीं है इस दुनिया में, हताश, गिविंग अप, असफल, गुस्सा, अनएक्सप्रेस गुस्सा। और सुनिए इनका बिहेवियर कैसा होता है। कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले असर्टिव होते हैं, कहीं भी डिस्कशन चल रहा है, घर में डिस्कशन चल रहा है, कोई बात चल रही है कि यहां रुक के चाय पीनी है कि नहीं पीनी, या जो भी, ये असर्टिव होते हैं, अपनी बात जरूर रखेंगे, मन में नहीं रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, खुद मुख्तारी से रखेंगे, दूसरों की भी सुनेंगे पर मेरी भी सुनी जाए इतना भी एश्योर करेंगे। ये होते हैं कॉन्फिडेंट। सुपीरियर क्या होते हैं? एग्रेसिव होते हैं, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, किसी की सुनी जाए ना सुनी जाए, ये दूसरों को सुनने में उतनी रुचि नहीं लेंगे। डिप्रेस्ड माइंड स्क्रिप्ट, पैसिव,
चुप रहते हैं, नहीं बोलते, पढ़ना ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता। होपलेस लाइफ स्क्रिप्ट वाले ये मैनिपुलेटिव होते हैं क्योंकि कमजोर होते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है जीवन के हर चीज में? कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट विन विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। वो हर जगह ऐसा रास्ता निकालेंगे कि तुम भी खुश रहो उसमें, मैं भी खुश रहूं। ठीक। सुपीरियर वाले विन लूज, मैं जीतूं भले तुम हार जाओ। ठीक। डिप्रेस्ड वाले मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ, चलो भाई मैं मन मार लेता हूं, चलो ठीक है तुम खुश रहो। ठीक। होपलेस वाले ना मैं खुश रह सकता हूं कभी, ना तुम खुश रह सकते हो। ठीक। आ गया है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी, कोई भी विवाद आया, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये सुनिए। कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले कोलैबोरेट करेंगे, कहेंगे ठीक है अब ये विवाद है, कुछ नया सोचते हैं जिसमें दोनों की बात रह जाए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसमें दोनों का काम हो जाए, कुछ ऐसा सोचते हैं। ठीक। एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड को शाम को घूमने जाना पसंद था और वाइफ को टेबल टेनिस खेलना पसंद था। अब दोनों में झगड़े ही होते थे, पर दोनों कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले थे। तो डिसाइड ये हुआ कि हम लोग, उनके पास एक व्हीकल था, उस व्हीकल से जाएंगे और लौटते से वहां घूमते हुए जाएंगे और टेबल टेनिस खेलेंगे और कार से लौट के आएंगे। सो दिस इज हाउ दे डेवलप समथिंग जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सके। कोलैबोरेट करते हैं ये लोग, मंडे ये कर लेंगे, ट्यूसडे वो कर लेंगे, काइंड ऑफ दे कोलैबोरेट। पर सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट वाले का जीवन कैसा होता है? दे कॉम्पीट, either me or you, kind of, and it is me, not you. Then is depressed life script, they accommodate, वो हर जगह accommodate करेंगे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी कर लो, ठीक, accommodate. होपलेस लाइफ स्क्रिप्ट वाले दे अवॉइड, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, वो टालेंगे जब तक चीजें बिल्कुल सर पे ही ना पड़ जाए। इस कारण कई बार वो चीजों को बहुत बढ़ा देते हैं। जब ये लोग पेरेंट बनते हैं तो कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले चीयरफुल पेरेंट होते हैं। सुपीरियर वाले मैं सही हूं तुम गलत हो, ये लोग क्रिटिकल पेरेंट होते हैं, बच्चों के प्रति भी इनका व्यवहार यही होता है, मैं सही तुम गलत। ठीक। डिप्रेस्ड, मैं गलत हूं तुम सही हो, ये वाले डिप्रेस्ड वाले जो होते हैं लाइफ स्क्रिप्ट वाले, दे आर कंफ्यूज्ड पेरेंट, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। या तो बच्चे पे खूब प्रेशर डालेंगे पढ़ाई का, या बिल्कुल ही छोड़ देंगे। या तो ये सोचेंगे कि भाई हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो इसको तो बिल्कुल बहुत पढ़ा है, तो दे गो फॉर एक्सट्रीम्स। एंड लास्ट इज होपलेस, ना तो मैं ठीक हूं ना तुम ठीक हो, दे आर केयरलेस पेरेंट्स। लीडरशिप में भी ये रिफ्लेक्ट होगा। कॉन्फिडेंट वाले पार्टिसिपेटिव होंगे, जो सुपीरियर स्क्रिप्ट वाले होते हैं वो ऑटोक्रेटिक लीडर बनते हैं, डिप्रेस्ड वाले डेलीगेट कर देते हैं, तुम करो तुम करो। होपलेस वाले दे नो कंट्रोल, उनका किसी पे कंट्रोल ही नहीं होता। जब ये शादी करते हैं इन तरह की लाइफ स्क्रिप्ट वाले, तो जब कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले लोग शादी करते हैं तो ये बड़े सपोर्टिव स्पाउस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। पर जब सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट वाले मैं सही तुम गलत वाला जीवन जो होता है, ये बहुत डिमांडिंग स्पाउस होते हैं। डिप्रेस लाइफ स्क्रिप्ट वाले मैं गलत तुम सही, ये सरेंडर करते हैं और कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं। और होपलेस वाले दे आर डिसइंटरेस्टेड। सो इस तरह से इनकी लाइफ रोल्स भी होते हैं। लाइफ रोल मतलब जो डिप्रेस वाले और होपलेस, उनको जीवन भर लगेगा मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हुआ। जो सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट वाले वो परपेट्रेटर, वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। और जब लोग परेशान होंगे तो किसके पास जाएंगे? कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले, वो रेस्क्यूअर हो जाते हैं। ठीक। ब्लेम का क्या खेल होता है? कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट वाले कभी अपने लिए किसी को ब्लेम नहीं करते, उनके वो शब्द ही नहीं होते कि वो किसी को ब्लेम करें। नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड। पर सुपीरियर लाइफ स्क्रिप्ट वाले हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। जो डिप्रेस्ड लाइफ स्क्रिप्ट वाले वो हमेशा हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, वो हमेशा गिल्ट में रहेंगे, मेरे कारण ऐसा हुआ। और होपलेस वाले सभी को ब्लेम करते हैं, सारी दुनिया को। इसलिए भगवान कृष्ण छठे श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना घृति, मतलब फॉर्टिट्यूड, ये सब इसी से पैदा होता है। ये जो हमारा अंतःकरण गेम्स प्ले करता है, द गेम्स प्लेड बाय आवर अंतःकरण, इसी से ये सब चीजें पैदा होती है। और इन्हीं चीजों से ये हमारा जीवन बनता है या फिर ये जीवन बिगड़ता है। सो अब हम इस पे जाएं कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए, तो हमने समझ लिया, अब हम क्या करें
तो चलिए कुछ बेसिक टिप्स हम आपको दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं। बचपन से काम शुरू कीजिए। तो 4 तरह के जन्म होते हैं। पहला बायोलॉजिकल बर्थ, जब वो एक सेल से हम बनना चालू हुए थे, अभी हम पैदा नहीं हुए, एक सेल बना मां के गर्भ में, -9 मंथ्स की बात कर रहे हैं हम, पैदा भी नहीं हुए अभी। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल बर्थ। सेकेंड इज कॉल्ड फिजिकल बर्थ, जैसे ही हम पैदा हुए और हम रोना चालू किए, जब हमारी उम्र है 0। ठीक। तीसरा साइकोलॉजिकल बर्थ, कुछ महीने हो गए हमें पैदा हुए, अब हमें समझ में आ गया गुड बैड, ऐसा करना, गुस्सा हो रहा है, कोई कोई हमें प्यार कर रहा है, वो हमें समझ में आना चालू हो गया कुछ दिनों में, ये साइकोलॉजिकल बर्थ हुआ। और चौथा है सोशल बर्थ, ये 3 साल की उम्र में होता है। इसका मतलब जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, अभी तक तो माँ की आंखों के तारे थे, अब सारे ब्रह्मांड में हमारे जैसे बहुत सारे तारे दिखे हैं। सो ये 4 बार हम पैदा होते हैं, बायोलॉजिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। इन सब में हम खुद का ध्यान कैसे रखें घर में, उसके लिए आप 16 संस्कार सेशन अटेंड कीजिए वेदांता सीरीज का, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। पर हाँ, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जब हम माताओं का विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये पहला बर्थ ठीक हो जाता है बायोलॉजिकल। डॉक्टर्स बच्चे का जन्म बहुत अच्छे से करें और उसके बाद परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहे, तो फिजिकल बर्थ अच्छे से हो जाता है। साइकोलॉजिकल बर्थ जब बच्चे को प्रेम मिले, एंड सोशल बर्थ जब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स गलत तरीके से उसको ट्रीट ना करें। एक ऐसा देश की हम कल्पना करते हैं जहां प्रोफेसर से ज्यादा तनख्वाह प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की होनी चाहिए, क्योंकि सारी रिसर्च बताती है 8 साल में बच्चे का व्यक्तित्व का, इनफैक्ट 5 साल में 50% व्यक्तित्व बन चुका है। और उस समय जो बच्चों को हैंडल करते हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं। इनफैक्ट भारत की सबसे कठिन एग्जाम होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की, और इतनी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए कि लोग, दे शुड डू एनीथिंग टू बी अ प्राइमरी स्कूल टीचर। फिर देखिए देश का भविष्य कैसा बदलता है, कैसे नया व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बन के निकलता है। आगे बढ़े तो चित्त के लिए, पांचों के लिए हम 5 आपको टिप्स दे रहे हैं आज। पहला, चित्त के लिए क्या कीजिए, रिकंसिलेशन कैसे करना है हम बताएंगे। मन के लिए क्या कीजिए, रेगुलर शेयरिंग कैसे करना है हम बताएंगे। बुद्धि के लिए क्या कीजिए, राइट एनालिसिस। अहंकार के लिए क्या कीजिए, राइट आइडेंटिटी। और ज्ञानेंद्रियों के लिए कीजिए राइट एक्सपोजर। एक एक करके समझते हैं। चित्त रिकंसिलेशन, हमेशा याद रखिए क्या कीजिए, टॉक अबाउट द रूट्स, जड़ों में जाइए। सिचुएशंस जो आपको हॉन्ट कर रही है, जैसे आपको लगा मैं आज बहुत अकेला फील कर रही हूं, ठीक, तो मूवी चालू करके मत बैठ जाइए नेटफ्लिक्स पे, नहीं नहीं नहीं, ये तो दरवाजा खुला है। चित्त ने एक याद दिलाई, बड़ा दुख हुआ, कोई दुखी याद आई, ठीक? अब आप खुद से पूछिए कि उस याद में क्या चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। उस याद को फील इट फुली, पूरा महसूस कीजिए उस दुख को, उस पल को। वापस अगर आ रहा है उससे बचने का कोशिश मत कीजिए, उसे फेस कीजिए। डोंट सप्रेस इट, लेट इट सरफेस। रोना है रोइए, चीखना है चीखिए, ठीक। और जब ये सब कुछ हो जाए तो मन हल्का होगा। देन सी इट इन न्यू लाइट, उसको सही ढंग से अब देखिए। कैसे सही ढंग से देखना है, वो बुद्धि से देखना है, उसको हम आगे बताएंगे। पर हां, अपने अनुभवों से भागिए मत, रिकंसिलेशन कीजिए, उनको फेस कीजिए। हर बच्चे से स्कूल के आने के बाद जरूर पूछिए आज स्कूल में क्या हुआ। देखिए आपका बच्चा कहीं गलत यादें तो इकट्ठी नहीं कर। जब आप घर में बहुत तेज गुस्सा होकर आपने गिलास तोड़ा था, आपके बच्चे की चेतना पे वो याद चिपक गई है। जब स्कूल की टीचर ने बोला था तुम नाकारा हो, कुछ नहीं कर सकते, वो छोटे से 5 साल के बच्चे की चेतना पे ये याद चिपक गई है। कहीं ऐसी कुछ यादें लेबल करके तो नहीं ला रहा हो स्कूल से, पूछिए तो। कहीं ऐसा तो नहीं तो जिंदगी भर वो जनरल मैनेजर बन जाएगा एक कंपनी में, तो भी प्रेजेंटेशन देने से डरेगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की टीचर ने कहा था तुम बोल ही नहीं सकते। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे एक्सपीरियंशियल बातें बता रहे हैं हम, किताब की बातें नहीं बता रहे। आई नो मैनी सच पीपल। तो इसीलिए रिकंसिलेशन कीजिए। कोई गलत याद तो नहीं बन पा रही, रिकंसाइल कीजिए उसको रोज के रोज, क्योंकि कोई याद बन रही है तो उस याद को सही ढंग से व्यवस्थित दिमाग में अभी फिट कर दीजिए, नहीं तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। अगला, मन में क्या करें, रेगुलर शेयरिंग, ठीक। शेयर बिफोर इट पाइल्स अप, इकट्ठा हो जाए उससे पहले शेयर कर लो। अब कई लोग कहते हैं हमारा नेचर नहीं है शेयर करने का,
फिर विस्फोट होगा एक दिन, आपके अंदर बीमारियां भर जाएंगी, इतने इमोशनल ब्लॉकेज आप अपने अंदर कर लेंगे, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग करिए, अपने आसपास के लोगों को बहुत प्रेम से सुनिए, विथ कंप्लीट कंपैशन, कंपैशन से सुनिए, विदाउट जजिंग देम, लिसन टू देम। ये मन के लिए आप कीजिए, दूसरों को भी आप मदद कर पाएंगे। अब आ जाइए बुद्धि, राइट एनालिसिस, जो चित्तम में भी मदद करेगी। 3 रियलिटीज याद कीजिए, वेदांता सीरीज 3 सत्यम, और डिटेल में पढ़ना है वेदांता सीरीज के 3 सत्यम पढ़िए। पहला होता है माय पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी जीवन में याद रखिए, 3 चश्मे बदल बदल के एक ही घटना को देखिए, भले एक ही चश्मे को 3 बार लगा लीजिए, इसको करिए ऐसे। जैसे अभी मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक, तो ये मानिए मुझे क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है, लिखो, उसने ये किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, बहुत सारा लिख लिया, बोल लीजिए आप। तो दिस इज क्या हो गया, माय पॉइंट ऑफ व्यू, 0 डिग्री एंगल से मैंने देखा, इसको बोलते हैं प्रादिभाषिक सत्य। अब उस चश्मे को हटाइए, अब दूसरा वही चश्मा फिर से पहनिए और इसको बोलिए अब ये 180 डिग्री अपोजिट व्यू है। अब आप वो व्यक्ति बन के देखिए, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा, कुछ तो उसके भी लॉजिक्स होंगे, कुछ तो उसके भी दिमाग में होगा। सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बॉस हैं तो सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ऑफिसर हैं तो सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप स्पाउस हैं तो सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम द स्पाउस पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप बिलेवेड हैं तो बिलेवेड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखिए। यदि आप पिता माता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। दिस इज, इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्यम। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखिए, 180 डिग्री व्यू हो गया। अब आया न्यूट्रल व्यू, 360 डिग्री, इसको कहते हैं पारमार्थिक सत्यम। बिल्कुल दूर से सिचुएशन को देखिए, दोनों पक्ष देखिए, और जो बिल्कुल सटीक हो वो निर्णय लीजिए, ना कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जो सही हो वो लीजिए निर्णय। ठीक, श्रेय वर्सेस प्रेय, राइट को चूज कीजिए ना कि गुड को। ठीक, ये बुद्धि का काम है। स्टेशन वर्सेस डेस्टिनेशन, मतलब काम, अर्थ और धर्म, ये स्टेशंस ऑफ लाइफ है, डेस्टिनेशन नहीं है। रोज रात को पूछिए खुद से, आज जो मैंने दिन जिया है ये मुझे मेरे मोक्ष के लक्ष्य को पहुंचाने में कैसे इस दिन ने मदद करी। क्या आज मैं पहले से ज्यादा मोक्ष के करीब हुआ? मोक्ष का मतलब हमने फिर बताया, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, एवरी मोमेंट, हैप्पीनेस हियर एंड नाउ, दिस इज मोक्ष। ठीक, ऑल लर्निंग कम्स विथ एन एक्सपायरी टैग। हर सीख माता पिता ने ही कुछ सिखाया हो, वो बड़े पूजनीय हैं, उनके प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, पितृ ऋण है ये, पर उन्होंने जो बातें आपको सिखाई थी वो बातें उस समय उस उम्र के लिए बिल्कुल सटीक थी। जैसे किसी बाहरी व्यक्ति से बात मत करो, बिल्कुल सच है, पर आज आप मार्केटिंग में हो, आपको करनी पड़ेगी। तो वो लर्निंग तब सिखाई थी कि बड़ों को ना नहीं कहते, वो उस समय ठीक थी, पर अब आप खुद बड़े हो गए हो, अब ना कहना चालू करो। ठीक, सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन कौन सी लर्निंग्स रखनी है और कौन सी हटा देनी है। ठीक, रैशनल डिस्कशन को प्रमोट कीजिए घर में। बच्चा जब तार्किक बात करे तो उसको एनकरेज कीजिए। ठीक, और रोज कोशिश कीजिए कि आप ये करना चालू करें तो आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। अगर अभी होपलेस लाइफ स्क्रिप्ट है तो एक कॉन्फिडेंट लाइफ स्क्रिप्ट बन सकती है। अंतिम इज अहंकार। अपना बच्चा, अपने परिवार या स्वयं को भी आप बिल्कुल आइडेंटिटी जितनी बड़ी दे सकें। आई मतलब क्या? अगर मैं कहूं मैं गोरा हूं तो मुझे दुनिया में काले दिखेंगे ही। अगर मैं कहूं मैं लड़का हूं तो मुझे लड़कियां दिखेंगी। अगर मैं कहूं कि मैं अमीर हूं तो गरीब मैं देखूंगा ही। अगर मैं कहूं मैं राजपूत हूं तो ब्राह्मण दिखेंगे मुझे। फिर मैं राजपूत कम्युनिटी से जुड़ूंगा, और फिर जब बात होगी एक कम्युनिटी की तो दूसरी कम्युनिटी की कई बार आलोचना भी हो सकती है, समाज टूटेगा। हिंदू, अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं तो किसी विजातीय धर्म से शायद मैं दूर भी हो जाऊं। ठीक, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी गुजराती मानूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं गुजराती इज मेरी आइडेंटिटी, गुजरात के सारे लोग मेरे भाई, और फिर मराठा के क्या, ये भी परेशानी हो जाएगी। इससे भी विघटन होता है। नहीं, मैं ऐसी लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं रखूंगा, मैं भारतीय इंडियन, तो फिर पाकी क्या, फिर मैं उनका बुरा चाहूंगा, वो मेरा बुरा चाहेंगे।
नहीं नहीं सर, आपने सही कहा, भारतीय से भी बड़ी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एशियन, तो फिर कोकेशियन क्या, ठीक, और बड़ी आइडेंटिटी करते हैं। मैं केवल एक इंसान हूं, अगर इंसान है तो फिर जानवर भी दिखेगा आपको, और बड़ी आइडेंटिटी ले जाइए, मैं जीव हूं, तो जीव हो तो फिर आपको कुछ निर्जीव भी दिखेगा। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, मैं वही परम चेतना हूं जो जर्रे जर्रे में नुमाया है, मैं और तुम अलग नहीं हो, तत्त्वमसि, मैं एक ही हूं। जब इतनी बड़ी आइडेंटिटी होती है तो फिर अपने आप मन गलत दिशा में नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं खुद को एक जाति से जोड़ूंगा और दूसरी जाति की आलोचना करूंगा तो वही अहंकार, आइडेंटिटी, वैसी ही बुद्धि मेरी बना देगी, वैसे ही मेरे मन में भाव आएंगे और वैसे ही मेरा जीवन परेशानी में रहेगा। चलिए दोस्तों, एक क्विक रिवीजन करें, हमने क्या सीखा। आज हमने केवल 6 श्लोक पढ़े, क्योंकि हमने ये बताया अब से ज्ञान योग शुरू हो गया और ये बड़ा डिटेल्ड है, ठीक। हमने बात की कि चैप्टर 13 में हमने पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो भगवान ने बोला ये शरीर ही तो क्षेत्र है, और इसको क्षेत्र या फील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वासना के बीज होते हैं और उसी अनुरूप तुम्हारा जीवन बनता है, जैसे कोई फसल होती है। फिर भगवान कहते हैं कि ये शरीर ही प्रकृति है और इसी को क्षेत्र कहते हैं। जो कुछ तुम रजिस्टर करते हो, जो कुछ तुम देखते हो, महसूस करते हो, वो सब कुछ शरीर है। शरीर ही तो इक्विपमेंट है, इनर्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को ही करण कहते हैं। 3 तरह के करण हैं। उपकरण मतलब ये इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी चीज। बाह्य करण मेरा शरीर, अंतःकरण मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये तीनों मिलते हैं तो ही करण पूरा होता है, और मैं उस करण से अपने कार्य को करता हूं ताकि मोक्ष को अचीव कर सकूं। ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया। मैक्रो लेवल पे सारी कॉस्मिक बॉडीज, दृश्य अदृश्य जगत, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे एक नेशनल साइकी होती है, गुजराती लोग ऐसे होते हैं, मराठा ऐसे होते हैं, एक साइकी होती है ना हर राज्य की। ऐसे ही अगर आप पूरे ब्रह्मांड की साइकी जोड़ दें तो इट्स कॉस्मिक साइकी। ब्रह्मांड की इंटेलिजेंट बोल जोड़ दें इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंट। ये सब चीजें, ये सब भी शरीर है। 5 कोश सारी शरीर है, व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्य शरीर है। तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये सब शरीर में आता है। पता कैसे लगाएं कि क्या शरीर है? जो भी आप देख या रजिस्टर कर सकते हैं वो सब शरीर है। मतलब मन भी शरीर में आएगा, बुद्धि भी शरीर में आएगी, अहंकार भी शरीर में आएगा, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। जो भी देखा जा सकता है वो सब शरीर है। तो मैं कहा हूं, जो देखने वाला है वही मैं हूं। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ आत्मा या पुरुष वो देखने वाला है, वो अंतिम दृष्टा है, जो सबको देख रहा है, जो शरीर को देख रहा है। जैसे पैन और शाही, पैन क्षेत्र है, शाही क्षेत्रज्ञ है। ऐसे बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, मैटर और स्पिरिट, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, जीव और जीवात्मा, संसार और परमात्मा, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र बहुत सारे होंगे, जीव तो अनंत हैं, पर क्षेत्रज्ञ केवल एक है, एक ही आत्मा है। हम सब एक आत्मा है, वही कॉन्शियसनेस है जो हम सब में। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपिमाम, मैं ही वो हूं। और इसको जो जानता है वही ज्ञान है, श्लोक 2 में भगवान कहते हैं। इसीलिए ज्ञान ही तो मुक्ति देता है, शिक्षा जीविका दे देती है। फिर भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्या है, इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं, क्षेत्रज्ञ को भी बताऊंगा। ऋषियों ने, वेद मंत्रों ने, गीतों ने और ब्रह्म सूत्र ने इसी को बताया है। तो 24 एलिमेंट से शरीर या क्षेत्र बना है। 24 एलिमेंट से क्षेत्र बना है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 3 अंतःकरण और 1 अव्यक्तम। अव्यक्त ही वासना है। फिर हमने बात की, बहुत सारे केसेस, केस स्टडीज को हमने देखा कि किस तरह से वो वासना ही प्रेरित करती है हमारी बुद्धि को। हमारी बुद्धि हमारी अहंकार, आइडेंटिटी बनाती है। फिर जैसा हमारा अहंकार बनता है वैसे ही हमारा मन चलता है। जैसा मन होता है वैसी ही चीजों को हम रजिस्टर करते हैं, जो रजिस्टर करते हैं वही चित्तम होता है, हमारी यादें आती हैं, और ये सब मिलके हमें इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से हम बाहर से बिहेव करते हैं। सो वी आर अ कॉम्प्लेक्स होल। इसीलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। एक बहुत गहरी यात्रा से वो आ रहा है, और ये पूरी लाइफ स्क्रिप्ट हमने अलग अलग लोगों की पढ़ी। हमने बात की शुभांगी की, हमने रवि की, हमने काजल की, हमने बहुत सारे लोगों की बात की कि वो जो कह रहा है उसके पीछे उसकी गहरी यात्रा देखिए। और इसीलिए ये जो एक पूरी लाइफ स्क्रिप्ट है, ये 4 तरह की लाइफ स्क्रिप्ट है। लाइफ स्क्रिप्ट बनी जाती है पूरी
लाइफ स्क्रिप्ट मतलब मेरे बारे में सोच जो है, मेरे जीवन के बारे में सोचे 8 साल में तो पूरी बन जाती है। इसीलिए प्राइमरी स्कूल के टीचर सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं। अगर इस दुनिया को सुधारना है तो प्राइमरी स्कूल की फीस 5 गुना कर दीजिए, उनके टीचर्स की सैलरी 5 गुना कर दीजिए और उनको बहुत टफ एग्जाम से गुजारिए। फिर आप देखिए आपकी नई जनरेशन कैसी जबरदस्त बनती है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। पर अभी हो यह रहा है कि कई लोग जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं दे आर नॉट कैपेबल। कई लोग तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो पढ़ा ही लें प्राइमरी स्कूल में जाके, बच्चों का भविष्य से ही खेल लें और कुछ ना करें तो ये बड़ा घातक है। इसीलिए देश में परेशानी होती है। सो 4 स्क्रिप्ट हो गई, कॉन्फिडेंट, सुपीरियर, डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कॉन्फिडेंट स्क्रिप्ट का मतलब मैं आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके। सुपीरियर स्क्रिप्ट का मतलब आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। डिप्रेस स्क्रिप्ट, आई एम नॉट ओके पर आप बहुत अच्छे हैं। होपलेस स्क्रिप्ट, ना तो मैं अच्छा हूं ना आप अच्छे हो। और इसी स्क्रिप्ट के अनुसार पूरा जीवन चलता है। मैं गुस्से में कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करूंगा, अकोमोडेट करूंगा या कोलैबोरेट करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी विन विन लूज होगी या लूज विन होगी, मैं एग्रेसिव रहूंगा या असर्टिव रहूंगा, मैं रेस्क्यूअर बनूंगा या विक्टिम बनूंगा, मैं ब्लेम दूसरों को करूंगा या खुद को करूंगा। जीवन की हर चीज इसी से चलेगी, तो पूरा जीवन ही बन गया। और फिर इसमें क्या किया जाए, कैसे इसमें इंप्रूव किया जाए, तो हमने बताया कि समाधान इसका यही है कि जब भी आप कहीं भी, सबसे पहले ये जो 4 बर्थ है, बायोलॉजिकल बर्थ जो शुरू के 9 महीने में होता है, गर्भावस्था में बहुत देखभाल कीजिए। फिजिकल बर्थ पैदा होते ही घर में माहौल बहुत सुंदर रखिए, जो कॉन्फिडेंट स्क्रिप्ट को बनाए। ऐसे ऐसे शब्द मत बोलिए बच्चों को जो उनकी यादें बन जाए, दुखद यादें। कई बार माता पिता बोलते से पहले सोचते भी नहीं इसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट, साइकोलॉजिकल बर्थ के समय ध्यान रखिए और सोशल बर्थ जब वो प्ले स्कूल में जाए तो क्या करें, चित्त के लिए रिकंसिलेशन कीजिए, बात कीजिए, उन सिचुएशन को फील कीजिए, सरफेस पे लाइए। उसके बाद उसको न्यू अंडरस्टैंडिंग में देखिए, बच्चों से पूछिए आज स्कूल में क्या हुआ। ठीक, मन के लिए क्या करें, रेगुलर शेयरिंग कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट लेट इट पाइल अप। एम्पैथेटिक लिसनिंग, नॉन जजमेंटल लिसनिंग को एनकरेज कीजिए अपने घर में, अपने आसपास। राइट एनालिसिस कैसा करना है, हर चीज को 3 चश्मों से देखिए, क्योंकि मैं अक्सर एक ही चश्मा से देखता हूं, जैसे मैं देख पा रहा हूं। दूसरा चश्मा भी लगाइए, तीसरा भी लगाइए, प्रादिभाषिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक, सत्यम। फिर श्रेय और प्रेय, राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गुड। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, डू व्हाट इज राइट। स्टेशन वर्सेस डेस्टिनेशन, जो हर चीज मुझे मेरे डेस्टिनेशन की तरफ जो ले जा रही है वही बेहतर है। ठीक, हर लर्निंग एक्सपायरी टैग के साथ आती है। जो सीखा गया, जो अब मेरे व्यवहार और अनुभव के अनुकूल नहीं है, उसको हटा दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो बचपन की चीजें अभी तक हम ढोके चले। ठीक, रैशनली चीजों को डिस्कस कीजिए, घर में रैशनल डिस्कशन का माहौल, तार्किक चर्चा का माहौल बनाइए और रोज इन चीजों को कीजिए तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट भी बदल देंगे। अहंकार, बच्चे को एक ही आइडेंटिटी दीजिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पैदा होते ही बच्चे के कान में बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं स्वयं। अपने आप उसको सारी दुनिया में ब्रह्म दिखेगा। जब वो दुनिया में ही ब्रह्म देखेगा तो उसकी बुद्धि अपने आप अच्छी होगी। जब उसकी बुद्धि सही होगी, उसका मन, वो खुद को ब्रह्म मानेगा तो अपने चेहरे मोहरे दिखने के आधार पे कभी डिप्रेस फील नहीं करेगा। वो हर हाल में खुश रहेगा। जो खुश रहेगा वो दूसरों को भी खुश रखेगा और एक सुंदर दुनिया हम बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।